प्यारे बच्चों, ये फिजिक्स का अगला लेक्चर है और आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। तो बिल्कुल 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ। 2 तो क्या, मैं 4 सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी रेडी हूँ। बट प्यारे बच्चों, मैं दो वजह हैं जिसकी वजह से 2 सब्जेक्ट शुरू नहीं कर रहा हूँ। एक तो आप सब बच्चों को नोट्स नहीं मिल गए हैं, यानी कि जो बच्चा पुंछ में है तो उसका हेड ऑफिस पोस्ट का जो राजौरी है, तो राजौरी में रेड जोन लग गया है, तो इसलिए नोट नहीं मिल रहे हैं। एक तो इस वजह से नहीं शुरू कर रहा हूं, और दूसरा मैं इस वजह से नहीं शुरू कर रहा हूं कि जीएस में मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, सबसे मुश्किल एक ही होगा और वो होगा फिजिक्स। मैं नहीं चाहता हूं कि फिजिक्स का टाइम अभी आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को दो, क्योंकि ये रियली डिफिकल्ट है। कोई भी एग्जाम हो, आपको मैं उसी लेवल की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। इसलिए कुछ दिन आप रुक जाओ, मुझे फिजिक्स के मुश्किल वाले टॉपिक खत्म करने दो, फिर मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। अब मैंने आपको ग्रुप में पूछा था कि मुझे डाउट बताओ, तो मैं देखता हूं मैसेज। मुझे बहुत कम बच्चों ने डाउट भेजे हैं। फजल ने सर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो बहुत कम बच्चों ने डाउट पूछे हैं। एक बच्चे ने, मुझे डाउट याद है उसका, उसने मुझे पूछा था कि आपने मैग्निफिकेशन को ये कैसे लिखा है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u। ये उसको समझ नहीं आया, तो मैं बताता हूं ना आपको। देखो, ये समझने के लिए आप पहले ये वाली इमेज देखो, गौर से देखना। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स। साइन कन्वेंशन का मतलब होता अपनी मर्जी के लिए। देखो प्यारे बच्चों, मैं जितनी भी बातें अभी आपको बोलने वाला हूं, सारी की सारी जरूरी हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मेरी बातों को गौर से सुनो। क्या पॉइंट नंबर 1 क्या है? लाइट जब भी मिरर पर पड़ेगी, लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, एक ये बात मैं हर चीज लॉजिकली समझाऊंगा। लाइट शुड बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ऐसा क्यों? तो देखो, मिरर को यहां से किया हुआ है पॉलिश, ठीक है ना। तो ये रेड वाला जब मिरर को पॉलिश किया है, तो अगर लाइट पड़ेगी ना राइट साइड से, तो राइट साइड से तो पॉलिश है मिरर, तो लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इमेज कहां बनेगी? अब यहां से तो पॉलिश है, बट यहां से पॉलिश नहीं है ना, तो लाइट हमेशा पड़नी चाहिए कहां से? लेफ्ट साइड से। एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई। लाइट क्यों लेफ्ट साइड से पड़नी चाहिए? क्योंकि लेफ्ट साइड में पॉलिश नहीं है, पॉलिश तो पीछे वाली साइड से है। एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस लाइट की डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में आगे, वो सारे के सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव। सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये देखिए ये, वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। एरो बना हुआ है। क्या, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, दूसरा कलर लेता हूं मैं, ब्लू वाला, ये वाला। सारे डिस्टेंस लाइट वाली डायरेक्शन में क्या होंगे? पॉजिटिव। और ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि ये, वो क्या होंगे? नेगेटिव। दूसरा पॉइंट। प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट, सारे के सारे डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे पोल से। कहां से मेजर करेंगे? पोल से। यानी कि देखो, अगर मैं बोलता हूं एफ पी, तो एफ पी होगा पॉजिटिव, बट पी एफ क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, यहां तक ये मानते हैं न्यूमेरिकल निकालने के लिए। चौथा पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, जितने भी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। ठीक है, पता चला।
अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो मुझे बहुत खुशी होगी एक बार फिर से बता के। देखो, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे के सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? पोल से। यानी कि या मैं सीक्वेंस में लेता हूं, लाइट कहां से पड़नी चाहिए? लेफ्ट साइड से। एक पॉइंट, लाइट कहां से पड़नी चाहिए? लेफ्ट साइड से। दूसरा पॉइंट, जितने भी डिस्टेंस होंगे इस डायरेक्शन के, वो होंगे पॉजिटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले क्या होंगे? नेगेटिव। और सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हम? पोल से। अगला पॉइंट, इसके ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके नीचे वाले डिस्टेंस नेगेटिव। अब सुनो मेरी बात जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। क्या? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फार्मूला है, एक मैग्निफिकेशन का फार्मूला है इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मेरी बात को सुनना, अगर मैं इसको पहले सारा इरेज करता हूं, नया से पढ़ाऊंगा। देखो, मैग्निफिकेशन m का फार्मूला होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी ऑब्जेक्ट, या इसका फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस v डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये मैंने कल आपको बताया था, इमेज डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सुनिए मेरी बात। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट या तो इंफिनिटी पे रखते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे यहां पे रखते हैं, या यहां पे रखते हैं, या इन दोनों के बीच यहां रखते हैं, या यहां पे रखते हैं, या इसके और इसके बीच यहां पे रखते हैं। ठीक है, तो चाहे ऑब्जेक्ट यहां पे रखें, यहां पे रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, यहां रखें, मैं ये जो रेड वाला कलर है ये ऑब्जेक्ट का है। तो जहां जहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही तो होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए ये ऑब्जेक्ट होता पॉजिटिव। अब हम करते हैं बात इमेज की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इमेज की। तो अगर इमेज यहां पे बनी नीचे, तो नीचे वाली साइड का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव। इसीलिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला -i/o(b) होता है, यानी कि इसके साथ माइनस भी लगता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसके साथ भी माइनस लगता है, यहां भी लगता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। पेपर में ये नहीं आता। अगर अच्छा पेपर में पूछेगा, मान लो पेपर में एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, तो वहां मैग्निफिकेशन हमेशा i/o ही आएगा, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव कभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। ठीक है यहां तक? अब देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऊपर रखते हैं। अब रही बात इमेज की, तो इमेज डिस्टेंस, इमेज नीचे की तरफ होती है ना, इमेज नीचे होती है, तो नीचे का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव। तभी, हाँ, नीचे वाला डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो तभी यहां पे हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब एक बात और मैं आपको लेता हूं इसको साफ करके। हमेशा इमेज बनती है नीचे, है ना, अगर आपको केसेस याद हैं। बट एक केस ऐसा है जहां पे इमेज बनती है पीछे, और ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? यहां पे। अब देखो, ऑब्जेक्ट रखा यहां पे, इमेज बनी यहां पे, तो इमेज भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर। अब मैग्निफिकेशन है इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी ऊपर, यानी कि इमेज भी क्या है? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट भी ऊपर, ऑब्जेक्ट भी क्या है? पॉजिटिव। एक ही ये वाला केस है कनकेव मिरर में कि मैग्निफिकेशन क्या होती है? पॉजिटिव, बाकी सारे केसेस में क्या होती? नेगेटिव।
अब मैंने ये भी आपको नोट लिखाया था फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में अच्छा ये तो ये है, चलो छोड़ो इसको रहने दो, अभी रुको। अब ये भी आप बात नोट याद रख दो, इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव एंड मैग्निफिकेशन कैन बी नेगेटिव। ये बात यहां पे होगी कि हाँ ये देखो, in case of concave mirror magnification can be positive और नेगेटिव। बस इतना याद रखो, इतना, ठीक है ना। इतना पॉइंट मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। कनकेव मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब मुझे बताओ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव सिर्फ तब होगा अगर ऑब्जेक्ट होगा पोल और फोकस के बीच, यानी कि यहां पे इमेज बन रही है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, बाकी सारे केसेस में मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर है बट इमेज नीचे है और नीचे वाला डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं आपको आगे वाला समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं, क्या वो ये कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव ओनली। अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ओनली कैसे है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। देखते चले जाओ, यहां पे पॉलिश यहां पे है, ठीक है ना। लाइट कहां से पड़ रही है, लेफ्ट साइड से। तो जब लाइट यहां से पड़ रही है ना, इसका सेंटर भी अंदर है, फोकस भी, इसका फोकस अब बाहर नहीं है, तो इमेज हमेशा बनेगी इस साइड में, इधर बनेगी इमेज, यानी कि पोल के आगे। तो इमेज हमेशा बनेगी ऊपर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इसके केस में मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, वही जो हमने पढ़ा। इमेज तो हमेशा पॉजिटिव होती ना, सॉरी, ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम रखते ऊपर। अब कनकेव मिरर में इमेज नीचे भी बनती थी, बट कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा ऊपर ही बनती है, और जब ऊपर बनेगी तो पे पॉजिटिव होगी, इसलिए इसकी इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता। क्या होता, पॉजिटिव। अब आपको ये बात समझ आ गई कि कन्वेक्स मिरर में, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव ओनली। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, I am still smiling. I will feel very much happy. I will feel very much lucky to help you once again. ठीक है, चलिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर मेरी कोई बात किसी बच्चे को समझ आ जाए तो इससे ऊपर और बात ही क्या है। आगे अब मैं, हाँ एक चीज रह गई है, देखो अब मैं इस चीज पे फोकस करने जा रहा हूं, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात पल्ले बांध लो, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं, फिर नहीं बोलना समझ नहीं आ रहा, ई हो रहा। देखो फोकस कहां पे है, ये पोल कहां पे है, ये फोकल लेंथ कहां से मेजर करते, पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते, पोल से। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखो लाइट की डायरेक्शन वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला डिस्टेंस नेगेटिव, तभी फोकल लेंथ क्या होगी कनकेव मिरर की, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज 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 नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों में बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब तो ये मैंने आपको वहां लिखा हुआ बता दिया, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो ये है कोई मिरर, हमने इसको पॉलिश किया इस साइड से, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। अब आप मुझे बताओ इस मिरर का सेंटर कहां होगा, इधर होगा या इधर होगा, अरे सर्कल की तरह है ऐसे, तो सेंटर कहां होगा, सेंटर तो यही होगा ना, सेंटर कहां होगा, यहां। अगर इसका सेंटर है यहां, लाइट कहां से पड़ रही है, इस साइड से, सेंटर ये, पोल ये, बताओ मुझे फोकल लेंथ कहां है इसकी, इधर, ये है फोकल लेंथ। मैं ब्लैक से बनाता हूं, शायद आपको
दिख ना रहा होगा, फोकल लेंथ है ये वाली। अब देखो लाइट भी इसी डायरेक्शन में आ रही, फोकल लेंथ भी हम इसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही तो होगी। फोकल लेंथ इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया। अब मैं ले चलता हूं एक बार आपको पीछे, और मैं अपने तरफ से तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। अब आप प्यारे बच्चों इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को, इस चीज को एक बार खुद पढ़ना, एनालाइज करना, और जहां आपको समझ नहीं आए लाइव क्लास में पूछो, डाउट सेशन में पूछो। डाउट सेशन नहीं पूछ सकते तो कॉल करके पूछो, मैसेज करके पूछो। बस मैं चाहता हूं आपको समझा कर ही छोड़ना है। बस आपके जहन से मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर जिस बच्चे ने साइंस नहीं पढ़ी तो क्या वो साइंस नहीं सीख सकता? अरे ऐसा हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। और मुझे अपने टीचिंग तजुर्बे से मैं ये भी बताऊं, 99.9% बच्चे मेरी क्लास में वो हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी होती है, और वो मुझे बोलते हैं सर साइंस तो पढ़ी है बट ऐसे हमने चीजें फील नहीं की कभी। तो मुझे खुशी होती है कि शायद मेरी थोड़ी सी मेहनत आपके दिल में फीलिंग लाती है साइंस के लिए। और अभी भी मुझे, अभी मैं देखो आपके सामने मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और एक बच्चे ने मुझे लिखा है कि सर कोई भी डाउट नहीं है, सिर्फ कन्वेक्स मिरर नहीं समझ आ रहा था तो वो समझ आ गया है। कोई भी डाउट नहीं है। कन्वेक्स मिरर का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। गाड़ी के साइड पे जो मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, वो छोटी इमेज बनाता है। और उसके बाद और कोई भी एरर नहीं, और मतलब कुछ भी डाउट नहीं आता है बच्चों को। अगर आता है तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, और आप बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत हो के लर्न कर रहे हो घर में बैठ के चीजों को। अब ये आपको मैंने बता दिया। अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवाना चाहता हूं, आप खुद करो। क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर आप खुद करोगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ? ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अरे ये भी कोई न्यूमेरिकल है, ये तो आंख बंद करके करना चाहिए आपको। मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो ये कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ बताओ कितनी होती? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी आधी, 1/2 ऑफ आर। फोकल लेंथ हो गया 1/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20। तो दो एकम दो, दो दाया बी, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब से ये इमेज मैंने ली हुई है। चलो आ गया। अब प्यारे बच्चों चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो ये आप करो, ये भी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, पेज नंबर 11, एनसीईआरटी 10th क्लास, किताब में बता देता हूं, एनसीईआरटी 10th क्लास। देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर whose रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता, तो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 32, तो फोकल लेंथ होगा उसका आधा यानी कि 16। और यही क्वेश्चन रेलवे एग्जाम का भी है, ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, रेलवे के एग्जाम में आया होगा। चलो अब प्यारे बच्चों आते हैं थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपकी सारी की सारी समझ यहां पे तोड़ना चाहता हूं। क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज। इस क्वेश्चन में आपको बहुत मुश्किल आएगी समझने में, पहले ही बता दे रहा हूं। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज। अच्छा, 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन हुई है, यानी कि चीज बड़ी हुई है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज इमेज लोकेटेड? हमें बताना है इमेज कहाँ है, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओडी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, हो गया। अब उसके बाद किस मिरर की बात हो रही है? कनकेव मिरर की। किस मिरर की? कनकेव मिरर की। अब देखिए मेरे बच्चों, सुनो एक बात। ये है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बात कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, यानी कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बोला कि सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। और ये भी बोला कि इस डायरेक्शन वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले डिस्टेंस क्या होंगे? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज 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 नेगेटिव। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर बात होती ना ऑब्जेक्ट की, देखो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऊपर तो पॉजिटिव है, बट ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो क्या है? नेगेटिव, ठीक है, इसलिए यहां पे लिखा नेगेटिव। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद कहता है कि 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हुआ है। मैग्निफिकेशन कितना हुआ? 3 टाइम, यानी कि 3 गुना इमेज बढ़ गई है। अब हम आते हैं उस चीज पे, देखो देखो प्यारे बच्चों, कितना गहरा कंसेप्ट है। ये है मिरर, ये है क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो इमेज कैसी बनी है, कहां गया? कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल रियल रियल। अब रियल का मतलब है कि इमेज कहां बनी है? नीचे। तो जब भी इमेज नीचे बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। अगर ये बोलता कि इमेज बननी है वर्चुअल, तो वर्चुअल बनी है, इसका मतलब इमेज कहां बनी है? पीछे। अगर यहां पे बनी है तो मैग्निफिकेशन क्या होता? पॉजिटिव, ठीक है ना। अरे एक बार फिर से सुन लो, हमने पढ़ा इन केस ऑफ कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होती है? बाकी सारे केसेस में। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होती? जब ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में। अब इसने बोला रियल इमेज है, तो रियल इमेज तो तभी बनती है ना जब वो नीचे बनती है। अब जब भी इमेज नीचे बनी तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए मैग्निफिकेशन के साथ भी क्या आएगा यहां पे? नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पूछता है बताओ इमेज डिस्टेंस। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -v डिवाइडेड बाई यू। क्या होता है? -v डिवाइडेड बाई यू। अब मैग्निफिकेशन कितना आ गया? -3। तो -3 इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u की क्या वैल्यू आ गई? -10। तो u आ गया -10। अब मैं इसको जरा मिक्स ना हो जाए, अगर मैं अरेज करूंगा ना फिर सारा हो जाएगा। तो -3 इंटू -10 इक्वल टू -v। ये माइनस और माइनस खत्म। 3 इंटू 10 कितने होते हैं? 30 इक्वल टू v। इसका मतलब v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब v है क्या? तो प्यारे बच्चों v है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक पता चल गया। इसका मतलब ये है कि भाई जो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर आगे रखा था उसकी इमेज 30 सेंटीमीटर आगे बनेगी। कोई डाउट है कि नहीं? डाउट है? तो प्यारे बच्चों अभी मैं इसको रिवाइज करता, बट आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, यानी कि वीडियो पीछे कर दो थोड़ा सारा, तो पीछे करके फिर से देख लो। यही तो फायदा है ना ऑनलाइन क्लास का।
सिर्फ ऑनलाइन क्लास की एक ड्रॉबैक है कि बच्चे अपना डाउट बताते नहीं है, छुपते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा मत किया करो, इससे मुझे बुरा लगता है बहुत। झूठी तारीफ, छुपना, बताना नहीं, तो ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ मैं आपको एंजॉय नहीं करवा सकता ना। तो क्लास में तो हम बड़ा कुछ कराते, एंजॉय करवाते, बट यहाँ पे इतना ही काफी है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आ गया, ये वाला भी आ गया, और जो अभी हमने पहले पढ़ा था आपको ये भी आ गया। ठीक है ना? अब एक चीज रह गई है हमारे इसी मिरर में, वो क्या? वो ये प्यारे बच्चों, ये है मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? मान लो ये रखा हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? गौर से सुनना, ये रखा हमने ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। मान लो इसकी इमेज बनी यहां पे, इमेज डिस्टेंस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और और यहाँ पे ये फोकल लेंथ को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। यानी कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे? इन सब का करेंगे उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस करेंगे 1/v। इस चीज को बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? मिरर फार तो मुंह तो ला, मिरर फार्मूला। अब प्यारे बच्चों, जनरली जब एसएससी, एनडीए, सीडीएस में कोई न्यूमेरिकल आते हैं तो वो इस फार्मूले से भी न्यूमेरिकल आते हैं। अब आप क्या करो, मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि आप सब बच्चों ने 10th पास कर दी है। करे हो ना कि नहीं करे हो? हाँ, वेरी गुड। तो 10th में आपने ये पहली बार फार्मूला पढ़ा था, मिरर फार्मूला। अगर आपके पास 10th क्लास की कोई गाइड है, किताब है, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल अभी आप करेंगे, मगर लेंसेज को छोड़ के। अभी मैंने लेंस नहीं पढ़ाया है, अभी मैं सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूं। तो मिरर के सारे न्यूमेरिकल आपको निकलने चाहिए। अगर नहीं निकलते हैं तो मैं किस लिए हूं? प्यारे बच्चों, हमेशा कभी आप चेक करके देखो, आजमा के देखो। रात को 12 बजे हेल्प मांगेंगे तो एस्पायर अड्डा रेडी है, रात को 2 बजे तो एस्पायर अड्डा रेडी है, दिन के 2 बजे तो एस्पायर अड्डा रेडी है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बंदा, कोई भी टीचर, कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिविजुअली एक एक बच्चे को अटेंशन दे। हाँ, एक बात के लिए मैं सॉरी जरूर बोलूंगा कि आप बहुत सारे बच्चे हो ना, 570 बच्चे हो ना अलग अलग बैचेस में। तो जब हम सब बच्चों को लेक्चर सेंड करते हैं, तो किसी बच्चे का नेट स्लो होने की वजह से उसको थोड़ा लेट आता है या नहीं आता है। तो आप क्या किया करो, ये मैं वीडियो भी बना के आपको बताऊंगा। अपना ईमेल ओपन करके वहां पे एस्पायर अड्डा सर्च किया करो, वहां पे मिलेगा। अगर नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट है, तो वहां देख लिया करो, तो मिल जाएगा। उसके बाद आप फाइनेंस सर को ही कॉल किया करो, प्लीज मुझे नहीं, बिकॉज मैं यहाँ लेक्चर्स वगैरह बना रहा होता हूँ ना। तो डेडिकेटेड टीम जो है उसके लिए वो रेडी होती है। और कभी कभार फाइनेंस सर वो अपनी टीम से काम भी ले रहे होते हैं, उनके अंडर भी 10 बंदे हैं जो नोट्स मैनेज करते हैं, अरेज करते हैं नोट्स को, एरर्स वगैरह चेक करते हैं। तो वो भी टीम है, तो कभी कभार उनके साथ बिजी होते हैं, तो बट रिवर्ट कॉल वो जरूर करते हैं, मैसेज भी जरूर करते हैं, वो देखते हैं सबका। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। बट बाकी स्टडी को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं है, जर्रा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ दिया, मिरर फार्मूला भी पढ़ दिया। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको ले चलता हूं कहां पे? यहां पे नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब मैं आपको बता रहा हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। अभी तक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमने इमेजेस पढ़ी, इमेजेस कैसे बनती हैं। और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको मिरर फार्मूला पढ़ाया, और एक दो न्यूमेरिकल पढ़ाए। और जहां पे भी डाउट आता है वो मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी क्लियर करने की। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं रिफ्रैक्शन क्या होती है। लेक्चर लंबा तो नहीं हो रहा, लेक्चर थोड़ा 50 मिनट का जाने देंगे।
देखो, मैंने आपको बताया था कि ये कोई बाउंड्री है, ये इंसिडेंट रे आ रही, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये ऐसे हो गई। ठीक है, ये वाला मीडियम पतला था, पतले मीडियम को बोलते हैं रेरर मीडियम, यानी कि हवा भी हो सकती है, और ये घना मीडियम है यानी कि पानी भी हो सकता है। तो जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो वो बेंड होती है, इसी बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं देखता हूं एक बार यहां पे क्या लिखा है। चेंज इन पाथ ऑफ लाइट as it passes from one medium to another is called refraction। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक दो बातें भी बताना चाहता हूं। क्या क्या? गौर से सुनना। अब ये बातें आपको आगे काम आएंगी जब मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। कोई बच्चा पूछ रहा था सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जरा ठंड रखा करो यार, हर चीज का काम होता है, टाइम होता है। ये लाइन लगा दी, ये वाला रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। यहां से लाइट आ गई, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट लाइट ना ऐसे आ गई है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगाते, परपेंडिकुलर लाइन, बिल्कुल सीधी नॉर्मल, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या नॉर्मल भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो लाइट को यहां जाना चाहिए था बट लाइट यहां पे बेंड हो रही है। इसका मतलब when ray of light goes from rarer medium to denser medium it bends towards normal। बस ये बात याद रखनी है। क्या? जब भी रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये कहां जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नीचे की तरफ बेंड होती है, यानी कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम क्यों हो जाती है? क्योंकि ये घना मीडियम है, तो घने मीडियम में ऑब्वियसली लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देखो इमेज में, या मैं यही बता देता हूं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल रे है। इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, और इन दोनों के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ कुछ एक थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब देखो, एक मीडियम को हम बोलते हैं पतला मीडियम है अगर उसमें इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको रिफ्रैक्शन बता दिया है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन देखो, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होती है। तो और क्या रह गया है? हाँ, बस रिफ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब उसके बाद ये जरा एवरीडे साइंस के बारे में पढ़ते हैं, ये वे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। दी बॉटम ऑफ टैंक आर पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज, यानी कि क्या होता है कि हम पानी का होता है ना स्विमिंग पूल, अगर उसको ऊपर से देखें तो वो लगता है कि शैलो है, यानी कि गहरा नहीं लगता है, बट वो होता नहीं है। किसकी वजह से? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होता? रिफ्रैक्शन की वजह से। क्योंकि देखो देखो देखो, ये कोई पानी का तालाब है, इसमें इतना पानी है, तो जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है ये ऊपर की तरफ है, बट होता ये काफी गहरा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि लाइट की देखो, लाइट ऐसे जानी चाहिए, तो लाइट कहाँ जाती है? ऐसे जाती है, बेंड हो जाती है नीचे, तो हमें ये डिस्टेंस दिखता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। और लेटर अपीयर रेज्ड व्हेन व्यू थ्रू द ग्लास स्लैब। अच्छा, ग्लास स्लैब होता है ना, आपने 10th क्लास में 12th में प्रैक्टिकल भी किया होगा। अगर आप इसको लेटर्स के ऊपर रखेंगे तो हमें लेटर जरा थोड़े सारे ऊपर दिखते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए दिखते हैं। या अगर हम पेंसिल को डालें किस में? पानी में, ग्लास में डालें, तो पेंसिल हमें क्या होती है? हमें पेंसिल थोड़ी सारी टेढ़ी दिखती है। या सबसे बेस्ट, जम्मू में आपने देखा होगा रेडी के ऊपर लोग ऐसे ग्लास में नींबू डाल के रखते हैं, और ग्लास में जो नींबू होता है हमें जरा बड़ा दिखता है। ए लेमन कैप्ड इन वाटर ग्लास टम्बल अपीयर टू बी बिगर, हमें बड़ा दिखता है। वो भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों ये रिफ्रैक्शन के कारण है, लेटर ऊपर दिखता है, पेंसिल टेढ़ी दिखती है, लेमन ज़रा मोटा दिखता है और टैंक जो है पानी का ज़रा शैलो दिखता है, यानी कि कम गहरा दिखता है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। अब ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आसमान नीला क्यों दिखता है? समुद्र नीला क्यों दिखता है? ये सारी ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में। तो देखो मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया, हमने पढ़ा हाँ, देखिए प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा दिया इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इमेज कैसी होगी, साइज़ कैसा होगा, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आपको हल्का-हल्का क्लियर हो रहा होगा। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशंस में अगर कोई डाउट है, रिफ्रैक्शन पढ़ा इसमें कोई डाउट है, एवरीडे साइंस में जो टॉपिक पढ़े इसमें कोई डाउट है, ये एक हल्का-सा न्यूमेरिकल पढ़ा था, इसमें कोई डाउट है या ये पढ़ा था 2 इसमें कोई डाउट है। तो प्यारे बच्चों इनमें से कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप इसमें हेल्प लो, ये हम क्लियर करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ और पेपर में आई हुई चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।